सभी साथियों को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम निर्वाचन की प्रक्रिया में उपयोग होने वाले सभी प्रपत्रों को भरना सीखेंगे। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय दीपक हलवे सर को, जो इंदौर में हैं, जो शिक्षा जगत में हमेशा शिक्षकों के सहयोग के लिए बहुत बड़ा काम करते रहते हैं। आज उन्हीं की मार्गदर्शन और प्रेरणा से हम इस वीडियो को तैयार कर रहे हैं, जिसमें आप सीखेंगे कि सारे उपयोगी प्रपत्रों को किस तरह से भरा जाएगा और उनको कब किस समय यूज़ करना है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा कि प्रपत्रों में प्रयोग किए गए जो भी संख्यांक हैं, जो भी नाम हैं, वो सिर्फ दिखावटी है। आप भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार सारा कार्य करेंगे और यह वीडियो केवल प्रशिक्षण के स्वरूप आपके लिए प्रदर्शित किया जा रहा है। इसे वास्तविक ना समझा जाए। धन्यवाद। अस्वीकरण। यह प्रस्तुति प्रशिक्षण के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी संशय या संदेह की स्थिति में समस्त सुसंगत अधिनियम, नियम, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों एवं वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें तथा रिटर्निंग अधिकारी के तात्कालिक दिशा निर्देशों के अधीन अपना कार्य संपादित करें। इस प्रस्तुति में उपयोग किए गए सभी प्रकार के नाम एवं संख्यांक केवल प्रशिक्षण के लिए दिखावटी प्रयोग किए गए हैं। इन सभी को वास्तविक ना माना जाए और ना ही किसी के भी द्वारा इसका उपयोग किया जाए। वीडियो को सही से देखने के लिए आप अपने मोबाइल को लैंडस्केप मोड में कर लें ताकि आप सही तरीके से इंफॉर्मेशन को देख सकें। चलिए, महत्वपूर्ण प्रपत्र में हम बात करते हैं कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रपत्र हैं जो आपको चुनाव प्रक्रिया में प्रयोग करना है और उन्हें भरकर सामग्री जमा होना है, जब शाम को उसको जमा करना है। सबसे पहला होता है अभिलिखित मतों का लेखा। ये 3 प्रति में सामग्री स्थल पर जमा किया जाता है तथा यह मतदान केंद्र पर मतदान समाप्ति के बाद उपस्थित सभी मतदान अभिकर्ताओं को एक एक प्रति में दिया जाता है। यही एकमात्र ऐसा लेखा है, ऐसा प्रपत्र है जो कई प्रतियों में तैयार करना पड़ता है। तो पीठासीन अधिकारी इस प्रकार के प्रपत्र को पहले से जो जनरल सूचनाएं इसकी वो भर कर रखें और मतदान स्थल पर मतदान अभिकर्ताओं को प्रदान करें, और जब वो सामग्री स्थल पर आए जमा करने के लिए तो वह 3 प्रति इसकी लेकर आए। तो इस संबंध में मैंने अभिलिखित मतों के लेखा का एक वीडियो बनाया है। आप कैसे उसे भरेंगे, उसमें 49O, 49M, 49MA क्या होता है, ये सारी चीज़ों का मैंने एक वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। आप डायरेक्ट अभिलिखित मतों का लेखा भरने में बिल्कुल कुशल हो जाएंगे, सारी चीज़ों को जानते हुए। दूसरा डॉक्यूमेंट है पीठासीन अधिकारी की डायरी, फिर है PS05 प्रपत्र, 16 बिंदी की रिपोर्ट, विजिट सीट, और फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणाएं। फिर आता है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट, जिसमें जो फर्स्ट रिपोर्ट होती है वही मॉक पोल का सर्टिफिकेट होता है। इसे आप अलग से भी भर सकते हैं और साथ में रिपोर्ट के साथ भी आपको संलग्न करना है। 8वां है दृष्टिहीन और शिथिलांग मतदाताओं के साथी द्वारा जो घोषणा होती है उसका प्रपत्र कैसे भरेंगे। ASD सूची के मतदाता से ली जाने वाली घोषणा का प्रपत्र क्या है। बहुत से साथियों को ASD सूची जो है उसका कोई क्लियरेंस नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि कब आपको यह घोषणा पत्र भरना है, ASD सूची के मतदाताओं के साथ क्या कार्रवाई की जानी है। चलिए शुरू करते हैं पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषणा से। ये रही पीठासीन अधिकारी के द्वारा घोषणा फर्स्ट। यह सिर्फ नमूना प्रशिक्षण के लिए प्रयोग कर रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं। इसकी सूचनाएं केवल आपको समझाने के लिए प्रयोग की गई हैं, इसलिए इन सूचनाओं का प्रयोग आप अपने प्रपत्र को भरने में ना करें। हमारे दमोह जिले का विधानसभा का क्रमांक है 55 दमोह, मैंने लिखा 55 दमोह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन मध्य प्रदेश विधानसभा 2023 सामान्य। मतदान केंद्र का क्रमांक संख्या और नाम 142 शासकीय प्राथमिक शाला नेमानगर दमोह। यह केवल दिखावटी है, इसकी कोई वास्तविकता नहीं है। मतदान की तारीख मैंने 17/11/2023 जिसको आप निर्वाचन कार्य करेंगे वह यहाँ इम्पोज कर दी है। यह वह बातें हैं जो इस घोषणा में लिखी गई है। यह है कि मैंने मतदान मशीन के नियंत्रण यूनिट के परिणाम अनुभाग की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त पेपर सील पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और उस पर ऐसे मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करवा लिए जो उपस्थित है और हस्ताक्षर करने के इच्छुक हैं। जब आपने जो CU को नियंत्रण यूनिट को सील किया है तो सील करते वक्त आपने जो भी उसमें सामग्री प्रयोग की है, स्पेशल टैग, ग्रीन पेपर सील और
साथ में आपने एड्रेस टैग उस पर सब पे दस्तखत ले लिए हैं। यही स्पेशल टैग के बारे में लिखा है। यही स्ट्रिप सील। अब स्ट्रिप सील क्या हो गई है? भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा स्ट्रिप सील का प्रयोग अब नहीं करने का निर्णय लिया गया है और अब केवल ग्रीन सील जो है इसी से बाहरी दरवाजा उसके ऊपर आकर के सील हो जाता है। तो आप ये पॉइंट भी इसमें पाएंगे, लेकिन इस पर कंसर्न नहीं करना है। यह है कि मैंने स्पेशल टैग पर पूर्व से छपा क्रम संख्या पढ़ दिया है और उपस्थित अभ्यर्थी मतदान अभिकर्ताओं की क्रम संख्या नोट करने के लिए कह दिया है। तो इस प्रकार की घोषणा करके पीठासीन अधिकारी दस्तखत करेंगे। मैंने एक दिखावटी पीठासीन अधिकारी का नाम यहाँ पर लिया है, जिसका नाम है कमलेश कुमार, और 55/142 सुभिन्नक सील है। यह उस हर पत्रों पे लगा लेना आप जो आपको निर्वाचन प्रक्रिया में उपयोग करना है। यह सील ही आपके मतदान केंद्र और विधानसभा का परिचय होती है। ऊपर की तरफ विधानसभा का क्रमांक रहता है और नीचे की तरफ मतदान केंद्र क्रमांक होता है। चलिए, अब इस प्रपत्र में क्या करना है? घोषणा में मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित है उनके यहाँ पर आप अल्फा बीटा गामा यानी नाम लिख लीजिए, किस अभ्यर्थी के उनके नाम लिख लीजिए और यहीं पर आप उनके हस्ताक्षर करवाइएगा। ठीक। अब अगर कोई मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो उसका यहाँ नाम आप प्रदर्शित करते हुए अभ्यर्थी का नाम यहाँ लिख दीजिए, फिर से दस्तखत कर दीजिए। ये घोषणा फर्स्ट हो गई। ये रहा घोषणा का दूसरा भाग, जिसमें पीठासीन अधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती मतदान मशीन के उपयोग यदि कोई हो के समय घोषणा। यदि मान लीजिए वास्तविक मतदान के दौरान कोई मशीन खराब हो जाती है, जैसे सीयू खराब हो जाती है या बीयू खराब हो जाती है, तो हमें सभी यूनिट्स को नया लगाना पड़ता है और फिर हमें यहाँ पर फिर से मॉक पोल करना होता है। लेकिन अब ध्यान रखा जाए कि इस मॉक पोल में हम केवल अभ्यर्थी, जितने अभ्यर्थी हैं उनको केवल एक एक मत देकर ही मॉक पोल संपन्न कराएंगे। यदि वीवीपैट खराब हो जाता है तो वीवीपैट को हम केवल बदलेंगे, पूरी मशीनें यानी यूनिट्स नहीं बदली जाएंगी और उस समय मॉक पोल नहीं किया जाएगा। वीवीपैट को हम रख लेंगे, ये सारी मशीनें हम रख लेंगे, सेक्टर को वापस नहीं करेंगे। जब हम सामग्री जमा करेंगे तो फिर हम 2-2 की संख्या में मशीन बनाएंगे और इनके प्रपत्र भी 2-2 की संख्या में तैयार करेंगे और पीठासीन की घोषणा का यह भाग 2 भरा जाएगा। वही बातें लिखी है पुनः जो हमने घोषणा 1 में की थी कि स्पेशल टैग, ग्रीन सेल वगैरह पर, ग्रीन सील पर दस्तखत मैंने मतदान अभिकर्ताओं की करवा लिए। ये सब बातें पढ़ते हुए अब दस्तखत करिए। यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के दस्तखत कराइए, उनके अभ्यर्थियों के नाम को लिखिए। अगर कोई दस्तखत करने से इनकार करे तो उसका यहाँ नाम लिखकर अभ्यर्थी का नाम भी लिख दीजिए। ये है घोषणा क्रमांक 3, पीठासीन अधिकारी की घोषणा 3। मतदान के अंत में घोषणा, जब मतदान समाप्त हो जाता है तो यह घोषणा पीठासीन अधिकारी को करनी होती है और इस तरीके से जो लिखा गया है उसको पढ़ते हुए ठीक ये सुनिश्चित कर लेते हैं वो कि उन्होंने 17C के पहले भाग की रिकॉर्ड किए गए मतों की लेखा में प्रत्येक प्रविष्टि की एक अनुप्रमाणित प्रति मतदान अभिकर्ताओं को दे दी है। पीठासीन अधिकारी दस्तखत करेंगे और समय मैंने यहाँ इसलिए खाली छोड़ा, ध्यान दीजिए, ये समय जो भी हो वो आपको उसी समय भरना है। ठीक, इसलिए मैंने यहाँ समय को कुछ भी नहीं भरा है। जो समय आपको वहाँ उस मतदान के अंत में घोषणा हो तो वही समय यहाँ भरना है। तो मतदान का समय तो सभी को मालूम है कि भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया है। लेकिन यदि किसी स्थिति में मशीन वगैरह खराब हो जाती है तो फिर 6 बजे के बाद हम टोकन बांट करके मतदान जारी रखते हैं और जितने मतदाता हमारे 100 मीटर के क्षेत्र में मतदान केंद्र पर उपस्थित रहते हैं उन्हें पर्चियां बांट करके हम मतदान करवाते हैं और फिर हमारा मतदान का जो भी समय अंत होता है वो हम यहाँ लिख देते हैं मशीन खराब होने की स्थिति में। वरना यदि सुचारू रूप से सही चल रहा है तो यहाँ पर शाम 6 बजे आ जाएगा। चलिए, यहाँ फिर वही बात है, मतदान अभिकर्ताओं के दस्तखत और ये सब जो नहीं कर रहे हैं उनके नाम लिखना है और बाकी सूचनाएं मैंने आपको देखी है, कहाँ कहाँ तारीख है, ये सुभिन्न सील लगाते जाना है हर अपने प्रपत्र पर। ये है घोषणा क्रमांक 4, मतदान मशीन को मोहर बंद करने के पश्चात घोषणा। अब हमने मतदान मशीनों को अपने कैरिंग केसों में रख दिया है, उन पर एड्रेस टैग लगा दिए और मतदान अभिकर्ताओं की दस्तखत भी करवा लिए। ठीक है, मैंने स्पेशल टैग पर नियंत्रण यूनिट की क्रम संख्या लिख दी है और स्पेशल टैग पर अपन जो लगाया था अपन सीलिंग के समय उस पर अपन ने जो सीयू का नंबर है वो भी लिख दिया है और उसके पीछे हस्ताक्षर भी कर दिए। सारी बातों को पढ़ते हुए हम चौथी घोषणा को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पीठासीन दस्तखत करेंगे, यहाँ आप डेट डाल देंगे। क्लियर है? चलिए,
मतदान अभिकर्ताओं के यहाँ हस्ताक्षर ले लेंगे और साथ में हम यहाँ जो नई दस्तखत कर रहे हैं उनके भी यहाँ पर नाम बस लिख लेंगे और अभ्यर्थी का नाम लिखकर इस तरीके से घोषणा 4 कंप्लीट कर देंगे। अब आती है पीठासीन की डायरी। इसमें 27 बिंदु होते, 27 बिंदुओं में क्या क्या भरना देखिए। निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिख देंगे आप, मतदान की तारीख लिख देंगे, मतदान केंद्र की संख्या लिख देंगे और कहाँ पर स्थित है, शासकीय भवन में है वो लिख देंगे। इसके बाद आप चौथे नंबर पर स्थानीय रूप से यदि कोई मतदान अधिकारी की भर्ती किए गए तो लिखिए, नहीं तो निरंक लिख दीजिए। 5वां, मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो तो अगर नहीं है तो निरंक लिख दीजिए। ये इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीन है, मतलब ये CU का आपको डेटा देना है, एक उपयोग हुई उसका नंबर है। ये BU का डाटा है, एक उपयोग हुई उसका नंबर है। ये पेपर सील का डाटा है जो आपने ग्रीन पेपर सील सीलिंग में लगाई है, वो आप पढ़कर आराम से भर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, आप सब कर लेंगे। प्रदाय किए गए विशेष टैग स्पेशल 3 मिले थे, उनके नंबर थे, एक प्रयोग हो गया और यहाँ पर जो लगाया गया उसका नंबर लिख दिया, जो वापस किए गए उनके हमने नंबर यहाँ लिख दिए हैं। प्रिंटर की संख्या ये वीवीपैट के लिए होता है, एक प्रिंटर आया है मतलब वीवीपैट है, उसका नंबर यहाँ पर दे दिया। अब पूछा गया ऐसे प्रत्याशियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं, तो 5 अभ्यर्थियों ने मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान प्रारंभ होने के समय उपस्थित है 4। ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ 4 भर रहे हैं तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आपको 4 प्रारूप 10 भी अपने पास रखने होंगे, क्योंकि मतदान अभिकर्ताओं के जो प्रारूप 10 लेकर आएंगे आप उसको रखते जाएंगे और जितने प्रारूप आप रखते जाएंगे उतने ही मतदान अभिकर्ताओं की संख्या यहाँ पर होगी। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से है बता दीजिए। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो मतदान की समाप्ति पर उपस्थित थे। मतदान केंद्र पर नियत मतदाताओं की कुल संख्या, मतलब यह आप निर्वाचक नामावली से भरिएगा। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में पहले पेज पर जो संख्याएं दर्ज की गई हैं कुल दर्ज मतदाताओं की, वह यहाँ लिखना है। स्त्री पुरुष अगर चाहो तो कोष्टक में यहाँ पर लिख सकते हो, स्त्री पुरुष अन्य कितने कितने हैं। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुगत किए गए निर्वाचकों की संख्या। अब हमारे जितने वोट पड़े हैं तो जो निर्वाचक नामावली है जिसमें नंबर 1 ने विकर्ण लगा करके चिन्हित किया है कि इतने मतदाताओं ने हमारे मतदान केंद्र में मतदान किया है, वो यहाँ पर लिखी जाएगी। फिर आएगा जो 17A रजिस्टर नंबर 2 के पास है, उसमें भी यही आंकड़ा आएगा। और CU में अगर आप टोटल का बटन दबाएंगे तो भी आपका इतना आंकड़ा आएगा। ये तीनों आंकड़े मैच होना चाहिए उस स्थिति में जबकि कोई भी अन्य प्रकार का वोट जैसे चैलेंज, जैसे कि आपका 49O है, 49M है या टेस्ट वोट ना पड़ा हो। ऐसे निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मतदान न करने का विनिश्चय किया हो। अब ये वो है जिसने मत देने से इनकार कर दिया था। इसे 49O के नाम से शब्दावली भारत निर्वाचन आयोग देता है। और यदि ऐसा कुछ प्रकरण है तो आप यहाँ पर उसकी संख्या लिख दीजिए और प्रथम मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर करवाइए और यहाँ पर जो नंबर 2 है मतदान अधिकारी उनके दस्तखत यहाँ पर किए जाएंगे, दोनों के दस्तखत होंगे। अब निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिए। अब 11वां बिंदु ये है कि उन निर्वाचकों की संख्या यहाँ देनी है जिनने मतदान किया है। तो हमने उदाहरण के लिए 810 लोगों ने मतदान किया है, उसमें 505 पुरुष, 304 महिला और एक थर्ड जेंडर भी आया था और टोटल 810 वोट हो गए। चैलेंज मत नहीं है, अनुज्ञात संख्या निरंक है, अस्वीकृत संख्या निरंक है, यानी कोई चुनौती मत नहीं डाला गया। तो अगर ऐसा है तो फिर जितने डाले गए वो और जितने अस्वीकृत किए गए वो, फिर उनकी जब्त राशि की रकम भी लिखनी होगी और नहीं है तो निरंक लिखिए, सभी जगह निरंक लिख दीजिए। उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन ड्यूटी EDC प्रस्तुत करके मत दिए। तो हमारे दमोह जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से सभी कर्मचारियों के वोट सुनिश्चित किए हैं, तो यहाँ पर EDC हमें नहीं निरंक लिख देना है। इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट होता है। अप्रवासी मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया, ये वो अप्रवासी यदि कोई ऐसा है विदेश से वोट डालने के लिए यहाँ पर NRI उपस्थित हुआ है या फिर उसका वोट डाला गया है प्रॉक्सी के माध्यम से, तो फिर है तो यहाँ संख्या आएगी, नहीं तो फिर वो निरंक आएगा। उन निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने साथियों की सहायता से मत दिए। जितने साथी के घोषणा पत्र आपके पास है वो संख्या यहाँ लिखिएगा। कोई जैसे दिव्यांग हैं और अशक्त हैं, कमजोर मतदाता हैं, इनको केंद्र पर साथियों की ज़रूरत होती है वोट डालने के लिए। तो पहले हम ये देखेंगे कि जो साथी बन रहा है वो वयस्क है कि नहीं। यदि वो वयस्क है तो उसके प्रमाण पत्र से उसकी पहचान को सुनिश्चित करते हुए आप साथी का घोषणा पत्र भरवा कर आप उसे साथी नियुक्त कर सकते हैं, दिव्यांग
मतदाताओं का और जो भी हमारे सीनियर सिटीजन है उनको भी। अब यह ध्यान रखिएगा कि जो दिव्यांग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, इनके वोट जो है वो घर पर जाकर के भारत निर्वाचन आयोग ने 12 प्रारूप 12 पर जिन्होंने सहमति दी थी, तो उन्होंने 12 प्रारूप 12 को चुन करके अपनी सहमति दी थी कि हम घर से मतदान करेंगे। तो ऐसे मतदाताओं का मतदान घर से हो चुका है। तो ऐसा अगर होगा तो आप निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है, यदि उसमें पीवी लिखा है, पोस्टल बैलेट लिखा जारी हो गया इनको, तो फिर वह मतदान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे दिव्यांग जिनकी निर्वाचक नामावली जो चिन्हित प्रति है उसमें जो सूचना है, अगर मतदाता के सामने पीवी नहीं लिखा है तो वह मतदान केंद्र पर वोट डालेंगे। इस बात का ध्यान रखना। और फिर अगर उनके साथी की सहायता की जरूरत है तो हम साथी की नियुक्ति भी कर सकेंगे। मतदाताओं की संख्या, जिन्होंने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान किया है, तो एनआरआई जो था वो अलग है। प्रॉक्सी होते हैं जो आर्म फोर्सेस में कार्य कर रहे हमारे सेना के जवान हैं, वो प्रॉक्सी के माध्यम से अपना वोट डालते हैं। तो अगर ऐसी कोई संख्या है तो लिखिए, नहीं तो निरंक। निविदत मतों की संख्या, टेंडर वोट यदि पड़े हैं तो लिखिए, नहीं तो निरंक लिखिए। निर्वाचकों की संख्या, जिनसे उनकी उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की है। ऐसी कोई स्थिति आती है मतदान केंद्र पर कि आयु से संबंधित आपको कोई शक या आशंका होती है, तो आप एक घोषणा पत्र आयु से संबंधित जो है भरवा करके और उसकी पुष्टि करके, सुनिश्चित करके दस्तावेजों के माध्यम से आयु की मतदाता को मतदान करने के लिए आप अनुज्ञात कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो घोषणा प्राप्त हुई है तो संख्या लिखिए, नहीं तो निरंक लिख दीजिए। जिन्होंने ऐसी घोषणा करने से इनकार कर दिया वो भी लिखिए। क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था? यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन के कारण, कोई ऐसी स्थिति के मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो उसका कारण लिखिए आप यहाँ पर। 19वां बिंदु, ये वो बिंदु है जो आपको मत प्रतिशत ऐप में भी भरना है और पीठासीन की डायरी में भी भरना है। तो मत प्रतिशत ऐप के बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर भेजूंगा, उसमें आप मत प्रतिशत को कैसे इस्तेमाल करेंगे वो बताऊंगा। मत प्रतिशत ऐप 16 तारीख से ही एक्टिव होगा और यह केवल पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी क्रमांक 1 को ही अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है। ठीक, बाकी किसी दल के सदस्य को इसको डाउनलोड नहीं करना है। कैसे उपयोग करना है बाद में बात करेंगे। तो 7 से 9 वोट डली है, 100 पुरुष, 99 महिला और एक अन्य मतदाता, और टोटल 200 वोट डली है। ध्यान दीजिए, अब 9 से 11 आया तो आपको ये संख्या ज्यादा नहीं जोड़नी है। जो 911 में मतदाता उपस्थित हुए वो संख्या यहाँ पर फिर देनी है। फिर 11 से 1, फिर 1 से 3, फिर 3 से 5 और 5 के बाद यानी 6 बजे तक। ठीक, अब 6 बजे तक मतदान होना है तो 6 बजे तक आप जो भी मतदाता ने मत किया है वो यहाँ पर पुरुष महिला के रूप में यहाँ पर दर्शाएंगे और उनकी संख्या लिखेंगे। इसे क्यूमुलेटिव और प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं करेंगे। ये वाली संख्या यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ये वाली यहाँ नहीं जोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि 200 फिर 9 से 11 में 400 हो गए, फिर 400 के बाद हमने ये भी जोड़ दी, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ ऐसा ही आपको लिखना है। ये है 19B विजिट सीट के अनुसार मतदान केंद्र पर आगंतुकों का विवरण। तो जो मतदान केंद्र पर आए हैं, ठीक है, विजिट किया है, लेकिन दौरा करने वाले अधिकारियों के नाम और पदनाम, पर्यवेक्षक हो, डीईओ है ना, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हो, आरओ हो, रिटर्निंग ऑफिसर हो और एआरओ हो, सेक्टर हो, मजिस्ट्रेट हो, जोनल हो, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट हो, उनका दौरा यदि होता है तो आपको अपनी विजिट सीट जो कि आपकी पीठासीन की डायरी में 19B बिंदु पर है वो यहाँ भरवाना है। देखिए यहाँ पर भरा, एक सेक्टर अधिकारी आए थे, उनका नाम लिखा है, कितने बजे आए थे, उन्होंने अपना टीप लगाई है यहाँ पर, और फॉर्म 17 के अनुसार यात्रा के समय तक डाले गए मतों की संख्या। तो जो उस समय मत डाले गए होंगे तो वो लिखेंगे रजिस्टर के अनुसार और ईवीएम के अनुसार, यानी वो टोटल बटन दबाकर आपकी सीयू से देखेंगे कि कितने मत हैं उस समय, और फिर मिलान करेंगे कि 17A में भी उतने ही मत है। ये दोनों एक संख्या एक सी होनी चाहिए। चलिए, तो ये विजिट सीट तभी इस्तेमाल करेंगे जब इस प्रकार के अधिकारी विजिट करेंगे। एक विजिट सीट और होती है जो अलग से होती है, जिसमें हम मतदान केंद्र में जब एक दिन पूर्व पहुंच जाते हैं, वहां पर जितने पुलिस अधिकारी सेक्टर जितनी बार आते हैं, तो हम जितने भी लोग वहां पर पहुंचते हैं अधिकृत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, हम उनके विजिट सीट पर साइन लेते हैं, उनका समय लिखते हैं आने का। लेकिन ये सीट केवल इन्हीं के लिए है जो यहाँ पर दर्शित पद दिए, पर्यवेक्षक, डीईओ, आरओ और एआरओ वगैरह सेक्टर मजिस्ट्रेट के लिए। मतदान समाप्त होने के समय लाइन में खड़े मतदाताओं को जारी की गई पर्चों की संख्या। अब ये वो संख्या है, 6 बजे हमें मतदान
6 बजे तक मतदान कराना है, लेकिन कोई कारणवश हमारे मतदान केंद्र पर 6 बजे के बाद भी जो है 6 बजे से हमने देखा कि गेट पर 20 मतदाता खड़े हुए हैं। तो भारत निर्वाचन आयोग कहता है कि हमारे मतदान केंद्र पर जो मतदाता 6 बजे मतदान द्वार पर उपस्थित हैं उन्हें वोट कराकर ही भेजेंगे। तो फिर इस स्थिति में पीठासीन पर्चियां बनाएगा, उतनी पर्चियां बांटेगा। जैसे यहाँ 5 लिखा है तो 5 लोग थे और इन्होंने मतदान किया और उसका जो समय है फिर हम वही डालेंगे। जैसे मान लो 6 बजे समाप्त होना है हमारा चुनाव, लेकिन 5 मतदाता मतदान समाप्ति तक थे और हमने करीब आधा घंटा और लिया, तो मतदान समाप्ति का वास्तविक समय जब आखिरी मतदाता द्वारा अपना मतदान किया गया तो यह 6:30 बजे आ जाएगा। जो स्थिति हो समय की वो आप यहाँ लिखिए, इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया है। चलिए 21वां है ब्यौरा सहित निर्वाचन अपराध। यदि कोई अपराध वहां हुआ है तो लिखिए, मामलों की संख्या लिखिए, मतदान केंद्र 100 मीटर के भीतर मत संरचना क्या रही वो लिखिए, मतदाताओं द्वारा प्रतिरूपण करना ये भी आपको लिखना है। अगर कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं तो सब में आपने रंग के लिखिए, रिश्वत देना, भयभीत करना, कब्जा करना मतदान केंद्र पर, अगर ऐसी कोई स्थिति है तो आप पूरा विवरण यहाँ पर दीजिएगा। 22वां बिंदु है, क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न या बाधा उपस्थित हुई। अगर ये सारे कारणों से कोई बाधा उत्पन्न हुई है तो उसका उल्लेख कीजिए, वरना सब में निरंक लिखिए। और फिर आगे चलते हैं हम। आगे चलने पर 23वां बिंदु कहता है, क्या मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी मतदान मशीन को पीठासीन अधिकारी की अभिरक्षा में से अवैधानिक रूप से छीनकर आकस्मिक या जानबूझकर गुम या नष्ट करके, यदि कोई ऐसी स्थिति है तो आप देखिए वहाँ उल्लेख करिए, अगर नहीं है तो निरंक लिखते जाइए। बाकी आप पढ़ते जाइए और करते जाइए, आप आसानी से कुशलता से इन्हें भर पाएंगे। चलिए अंतिम बिंदु है 27वां, क्या आपने मतदान के प्रारंभ के पूर्व यदि आवश्यक हो मतदान के बीच जब किसी नई मतदान मशीन का उपयोग किया गया हो तो उसके उपयोग में लाने के पूर्व मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की हैं। यदि आपने कोई भी जो मतदान प्रारंभ हुआ और उस दौरान कोई मशीन आपकी खराब हो गई तो उस दिन आप उस समय की घोषणा, उस समय के प्रारूप आपने सभी भरे हैं कि नहीं, हाँ लिख देंगे, दस्तखत कर देंगे, स्थान लिख देंगे, तारीख। और यह डायरी मतदान मशीन विजिट सी 16 बिंदु की प्रेक्षक की रिपोर्ट 16 जमा कीजिए और अन्य मोहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को भेजनी चाहिए। तो यह डायरी क्या होती है पैक हो जाती है और यह डायरी संबंधित को भेजी जाती है रिटर्निंग ऑफिसर को। अब आता है पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट। यह है रिपोर्ट फर्स्ट को ही मॉक पोल का प्रमाण पत्र कहते हैं। पीठासीन अधिकारी की जो रिपोर्ट फर्स्ट होती है वही मॉक पोल का प्रमाण पत्र होती है। तो आप ध्यान दीजिए, ये रिपोर्ट 5 है, 4 है शायद या 5। तो आपको क्या करना है, ये रिपोर्ट के कॉलम, रिपोर्ट तो अलग से भरनी है, लेकिन अगर मॉक पोल का सर्टिफिकेट आपको अलग से दिया गया है तो एक आपको अलग से भी भरना है, क्योंकि वो अलग से भी जमा होता है या रिपोर्ट के साथ भी जमा होता है। तो आप दोनों जगह भरिएगा, आपके जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जैसे निर्देश दिए गए हो वैसा करिएगा। रिपोर्ट फर्स्ट में मॉक पोल का ये सर्टिफिकेट है, इसे आप अलग से अगर मिला है तो अलग से भी भरिए, रिपोर्ट में भी भरिए, क्योंकि सामग्री स्थल पर इन्हें जमा अलग से करना होता है। हमने निर्वाचन का नाम लिख दिया, विधानसभा का नाम लिख दिया, हमने यहाँ लिख दिया मतदान केंद्र क्रमांक 142 शासकीय प्राथमिक शाला नेमानगर दमोह। और ये है हमारे 7 कॉलम जो हमारे मॉक पोल के सर्टिफिकेट में। एक में सरल क्रमांक है, दूसरा अभ्यर्थियों के नाम है, तीसरा में डाले गए मत है और फिर चौथे और 5वें में है सीयू और वीवीपैट की पर्चियों से मिलान कराकर क्या वही संख्या पाई गई। यदि पाई गई है तो यह हाँ लिख करके हम अपनी पुष्टि करेंगे और यहाँ पर मतदान अभिकर्ताओं के दस्तखत ले लेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे दमोह 55 में 19 अभ्यर्थी हैं तो आपको 1 से लेकर 19 तक के नंबर डालने हैं और फिर उनके अभ्यर्थियों के नाम लिख लेने हैं और फिर आप इस क्रम में वोट डलवाइए कि आपके मॉक पोल में 50 वोट हो जाए। तो यहाँ पर उनकी संख्या बना लीजिए और बना करके आप मॉक पोल कराइए। इसमें 52 वोट डले हैं। तो देखिए ध्यान रखिए, मॉक पोल में 49 वोट नहीं होने चाहिए, 50 के ऊपर चल सकते हैं। कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि आप 50 वोट ही डलवाएं, 50 से ऊपर जा सकते हैं, 50 से नीचे यानी 49 नहीं हो सकते। फिर आप ये सारे बिंदु पढ़ लीजिए। इस बिंदुओं में कोई सामान्य से बिंदु है, वही जो मॉक पोल में आप करेंगे उनकी पुष्टि यहाँ पर निर्वाचन आयोग इन बिंदुओं से करता है कि आपने कंट्रोल यूनिट का क्लियर बटन दबा दिया है, सील कर दिया है मशीन को, ये सारी बातें। फिर आते हैं यहाँ पर ये प्रमाणीकरण है कि आपने मॉक पोल की वोटों का मिलान सीयू और वीवीपैट की पर्चियों से करा दिया है और मतदान अभिकर्ताओं के पुनः यहाँ पर भी दस्तखत होंगे और यहाँ पर भी होंगे। यहाँ पर मतदान अभिकर्ता का नाम आ जाएगा, उसके दल का नाम आ जाएगा, व्यक्ति का नाम आ जाएगा और मतदान अभिकर्ता के दस्तखत आ जाएंगे।
कंट्रोल यूनिट पर प्रदर्शित समय जो भारतीय मानक समय मिनट अधिक समय यदि कोई हो, तो यदि कोई कंट्रोल यूनिट में समय का लेकर के इशू हो तो आप यहाँ पर उसको दर्शा सकते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर, यदि मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर है तो माइक्रो ऑब्जर्वर महोदय भी यहाँ पर अपने दस्तखत करेंगे पीठासीन के साथ साथ। चलिए, रिपोर्ट का दूसरा भाग है कंट्रोल यूनिट में पावर पैक प्रतिस्थापन। कंट्रोल यूनिट की यदि बैटरी खराब हो जाती है मतदान के दौरान, है ना, मॉक पोल या मतदान के दौरान, मतदान पूरा होने के पश्चात, जैसी प्रकरण स्थितियों के आधार पर भरा जाए। यदि सीयू की बैटरी, मैं सीयू पूरी खराब की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल सीयू की बैटरी खराब हो जाती है तो फिर सिर्फ बैटरी बदली जाती है सेक्टर महोदय के द्वारा आरओ के निर्देश से, और उस समय यह सर्टिफिकेट, ये रिपोर्ट नंबर 2 भरी जाती है। यदि मान लो ये नहीं है तो फिर इसमें हम निरंक लिख करके, ठीक है, और ये प्रपत्र जमा करेंगे, ये रिपोर्ट तैयार करेंगे। यदि कोई है तो फिर उन्हें सारी जानकारियां जो दी हैं बदलने के पश्चात जो नई मशीन लगाई गई है उनके नंबर वगैरह यहाँ पर लिखे जाएंगे। ध्यान दीजिए, बैटरी बदलने की स्थिति में मॉक पोल नहीं होता है और बैटरी बदलने के लिए हम सीयू को ऑफ कर देते हैं, बैटरी रिप्लेसमेंट हो जाता है, सीयू चालू हो जाती है और मतदान अपने सामान्य तरीके से चलता रहता है। कुछ लोगों को ये डाउट है कि सीयू की बैटरी बदलने पर क्या फिर से पूरी नई मशीनें मांगेंगे हम सेक्टर से और फिर से मॉक पोल करेंगे? जी नहीं, सीयू की बैटरी का रिप्लेसमेंट जब होता है तो केवल आपको सीयू की बैटरी को ही बदलना है और कोई मशीन नहीं बदलेगी, और सुचारू रूप से बैटरी लगने के बाद आप फिर से मतदान उसी क्रम में चालू कर दीजिए, उससे कोई भी फर्क नहीं आएगा। वीवीपैट में 7 पर्चियां गिरेंगी फिर से, उसकी चिंता आप मत करिए। जब आप ये सर्टिफिकेट रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तो वो 7 पर्चियों का हिसाब भी हो जाएगा। क्लियर है? उन्हें निकालना नहीं है, ना खोलना है वीवीपैट को, कुछ नहीं करना, सिर्फ बैटरी का पावर पैक जो है वो बदला जाएगा निर्देशानुसार आरओ महोदय के जैसी व्यवस्था होगी। आप नहीं बदलेंगे, पीठासीन अधिकारी बैटरी नहीं बदलेंगे। क्लियर है? चलिए, तो अब आता है रिपोर्ट क्रमांक 3। रिपोर्ट क्रमांक 3 है मतदान समाप्ति पश्चात क्लोज बटन दबाना। तो मतदान समाप्ति के बाद आपने क्लोज बटन दबाया कि नहीं, उसका ये रिपोर्ट संलग्न करनी होती है। और यहाँ पर मतदान अधिकारी का नाम और पदनाम, यहाँ पर मतदान अधिकारी जो भी वहाँ उपस्थित है उनको, उनकी उपस्थिति में बटन दबाया गया है। मतलब हमारे जो पीठासीन हैं, 1 हैं, 2 हैं, 3, उन सबके यहाँ नाम लिख करके, उनके डेजिग्नेशन लिख करके हस्ताक्षर लेना। फिर मतदान अभिकर्ता जो उपस्थित है उनके नाम, उनके दल के नाम, अभ्यर्थी के नाम, और यहाँ दस्तखत लेकर के आप जो है यहाँ जो मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर ले लेंगे और अपने दस्तखत कर देंगे। ये सुभिन्नक सील हर जगह लगाइए ताकि आपका प्रपत्र पता चले कि इसी मतदान केंद्र का है। तीसरी रिपोर्ट छोटी सी है। चलिए, अब आती है रिपोर्ट नंबर 4। ईवीएम वीवीपैट का प्रतिस्थापन या रिप्लेसमेंट हुआ हो, है ना। मॉक पोल के दौरान यदि कोई प्रतिस्थापन है तो भरा जावे। यदि मॉक पोल के दौरान यदि यहाँ कोई ईवीएम या वीवीपैट बदला जाता है, कोई मशीन में खराबी आ जाती है, तो मॉक पोल के दौरान मशीनों का प्रतिस्थापन छोटा सा है। मैं आपको बता दूं, मॉक पोल के दौरान यदि कोई भी यूनिट खराब हो जाती है, यूनिट से तात्पर्य सीयू, बीयू और वीवीपैट है, तो सिर्फ उसी यूनिट को बदला जाता है और ये जो यूनिट जो खराब हो गई है वो सेक्टर महोदय को वापस कर दी जाती है। लेकिन रियल पोल के दौरान यदि सीयू खराब होती है, बीयू खराब होती है, तो पूरे नए सेट लगते हैं, और अगर वीवीपैट खराब होता है तो केवल वीवीपैट को बदला जाता है और मॉक पोल किया जाता है। और मशीनों को, अब सेक्टर को नहीं, हमें अपने पास रखे रहना है सामग्री स्थल पर। ये 2 की संख्या में जमा की जाएंगे। तो ये प्रपत्र है, मैंने यहाँ पर जो जानकारी भर दी है। वितरण के समय दी गई यूनिट की यूनिक आईडी, तो यहाँ पर वो बैलेट यूनिट क्या बदल रहे हैं आप, उस पर आप उसका नंबर लिख दीजिए, जो भी आप बदल रहे हैं उसकी आईडी। प्रतिस्थापन में सेक्टर ऑफिसर के हस्ताक्षर, तो जो हस्ताक्षर है सेक्टर ऑफिसर यहाँ कर देंगे। मॉक पोल के दौरान गैर क्रियाशील पाई गई यूनिट पर टिक करें, तो कौन सी यूनिट खराब होगी उस पर टिक कर दो आप। यहाँ पर गैर क्रियाशील होने का कारण बता दो, है ना, त्रुटि बता दो कि किसके कारण अपन यहाँ पर बदल रहे हैं। मॉक पोल के दौरान प्रतिस्थापन किए गए यूनिट यूनिक आईडी, अब यहाँ पर टिक करोगे कौन सी मशीन आपने नई लगाई है उस पर टिक कर दो और उसका यहाँ पर नंबर भी उल्लेख करके, यूनिक आईडी उल्लेख करके, ठीक, आप यहाँ सेक्टर के दस्तखत लेकर के ये रिपोर्ट अपने पास रख लेंगे। निम्नलिखित मतदान अभिकर्ता प्रतिस्थापन प्रक्रिया के साक्षी हैं, और जब रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक, मशीनों का, ठीक है, तो हम इन मतदान अभिकर्ताओं की उपस्थिति थी। अगर उपस्थिति है तो ठीक, नहीं तो ये खाली रहेगा। ठीक है, मॉक पोल के दौरान मान लो कोई मतदान अभिकर्ता नहीं है और मशीन खराब हो जाती है,
तो फिर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और है मतदान अभिकर्ता तो उसका नाम और फिर उसके जो भी दस्तखत हैं, पार्टी का नाम, अभ्यर्थी का और दल का नाम लिख दीजिए। जितने भी हो, 1 2 3 मैंने उदाहरण दिए आपके मतदान केंद्र पर जो भी उपस्थित है वो ये शुभेच्छुक सील लगा दीजिए। तो ये है अंतिम रिपोर्ट, पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट नंबर 5, ईवीएम और वीवीपैट का प्रतिस्थापन मतदान के दौरान। ध्यान दीजिए, अभी मैंने आपको जो स्लाइड दिखाई थी वो स्लाइड मैं फिर से आपको दिखाता हूँ प्रीवियस। ये देखिए, ये रिपोर्ट 4 कब भरी जाएगी? मॉक पोल के दौरान यदि कोई आपकी मशीन खराब होती है, यूनिट खराब होती है। और रिपोर्ट 5 कब भरी जाएगी? ये भरी जाएगी तब जब हम वास्तविक मतदान के दौरान किसी मशीन का रिप्लेसमेंट करते हैं। और कैसे रिप्लेसमेंट करते हैं तो मेरा वीडियो है मॉक पोल का, आप उसमें इस चीज को देख सकते हैं। मेरे सभी वीडियो जो है निर्वाचन के मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप उन्हें देख करके आसानी से निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन कर सकते हैं। चलिए, तो रिपोर्ट 5 आप वैसे ही है, रिपोर्ट 5 जैसी 4 नंबर की रिपोर्ट थी और उसमें कोई अंतर नहीं है। अब आता है 16 बिंदु की रिपोर्ट। 16 बिंदु की रिपोर्ट का ये प्रपत्र आपको अनिवार्य रूप से जमा करना होता है सामग्री स्थल पर। कुछ नहीं, इसमें मतदान केंद्र का आपने क्रमांक लिख देना है और नाम लिख देना है। यदि सीपीएफ की नियुक्ति हुई है तो हाँ या नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति हुई है हाँ नहीं लिख देंगे, वीडियो कैमरा व्यवस्था है या नहीं, कुल मतदाता बता देना है, कितने मत डाले गए वो बता देना है, प्रतिशत बता देना है, कुल उम्मीदवार कितने थे लड़ने वाले बीयू पर, बैलेट यूनिट पर जो मतपत्र लगाया उसमें कितने अभ्यर्थी आपके हैं वो लिख दीजिए। जैसे दमू है तो यहाँ 19 आ जाएगा। अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या जितनी हो वो यहाँ लिख दीजिए। फिर मतदाता जिन्होंने ईपीसी के अलावा अन्य दस्तावेज द्वारा मतदान किया, एपिक के अलावा ऐसे कितने मतदाता हैं जिन्होंने अन्य दस्तावेज का इस्तेमाल करके मतदान किया है। नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया है या नहीं, यानी मॉक पोल उनके सामने हुआ कि नहीं मतदान अभिकर्ताओं के। नकली मतदान के बाद क्लियर मशीन को किया गया कि नहीं, यहाँ हाँ नहीं में लिखिए। क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से मोहरबंद किया गया, सील किया गया कि नहीं। फिर क्या 17 अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया, हाँ या नहीं। ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 5 बजे के बाद, यहाँ 5 बजे नहीं अब 6 बजे कर लेना क्योंकि ये पुराना प्रपत्र है और अब चुनाव आयोग का जो समय है वो 6 बजे तक शाम को हो गया है, सुबह 7 से शाम को 6 तक। तो 6 बजे के बाद टोकन प्राप्त कर मतदान किया, अगर ऐसी संख्या तो वो लिखिए। क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, अगर हुई है तो उसका उल्लेख करिए डायरी में भी, यहाँ भी हो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से 16 बिंदु का प्रपत्र भर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप आसानी से इसे कर पाए। ये है अंधे शतलांग मतदाता होने पर की जाने वाली कार्रवाई। ध्यान दीजिए, अंधे शतलांग और कोई भी ऐसे मतदाता आते हैं जिन्हें साथी की जरूरत पड़ती है तो आप उन्हें कैसे मतदान कराएंगे। ठीक, तो मतदान ताकि अंधे शतलांग का समाधान होने पर उनकी इच्छा अनुसार मत रिकॉर्ड करने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु के साथी को मतदान कक्ष में अपने साथ ले जाने के लिए नियम 49 के अधीन अनुमति प्रदान करना। तो याद रखिए, जब आप इनके साथी की नियुक्ति करें अंधे शतलांग वाले की, तो आप एक साथी का घोषणा पत्र भरवा लें। मैं आगे आपको बता रहा हूँ। सहयोगी से उपबंध 12 में निर्धारित घोषणा पत्र भरवाया जाना है। एक ही व्यक्ति को एक दिन में से एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए। यानी कोई व्यक्ति यदि साथी बनता है तो वह एक ही दिन में एक मतदान केंद्र पर एक ही साथी बन पाएगा। वो बार बार साथी नहीं बनेगा, वो अन्य मतदान केंद्र पर जाकर साथी नहीं बनेगा। मतदाता के साथी के दाएं हाथ की तर्जनी में अमिट स्याही लगाया जाना और जब वो साथी बने तो फिर हमें जो स्याही है वो दाहिने हाथ की तर्जनी में लगाना है। ठीक, अब जो हमारे अंधे शतलांग मतदाता है उनके लिए क्या घोषणा पत्र होता है, ये घोषणा पत्र होता है। इस घोषणा पत्र को आपको इस तरीके से भरना है। मैंने सारी जानकारी भर दी। मतदान केंद्र का संख्यांक लिखा, मैं बारेलाल, पिता का नाम बाबूलाल। आयु ये सिर्फ आपको समझाने के लिए प्रयोग किए गए हैं। आयु 20 वर्ष और फिर यहाँ वो पता लिख देना जहाँ का वो निवासी है। घोषणा करता हूँ कि मैंने आज तारीख 17/11/2023 को फलाना किसी मतदान केंद्र पर अन्य निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य नहीं किया है और मैं मनीष कुमार की ओर से अपने द्वारा अभिलिखित किए गए मत को गुप्त रखूंगा। और ये दस्तखत आ गए साथी के, और साथी के हस्ताक्षर। साथी कौन है? बारेलाल। किसकी तरफ से वोट डाल रहा है? मनीष कुमार की तरफ से, जो अंधे या शतलांग या हो सकता है कि सीनियर सिटीजन भी हों। चलिए, प्रारूप 14 का ये होता है निरक्षर अंधे और शतलांग मतदाताओं की सूची। तो आपने जो घोषणा भरवा ली है ना, उस घोषणा को इस सूची में दर्ज कर दीजिए। निर्वाचक का भाग संख्या और क्रम संख्या लिखिए। किसका? जो साथी बना रहा है उसका।
निर्वाचक का नाम क्या है? मनीष कुमार। साथी का नाम बारेलाल। कहाँ रहता है? नेमानगर में। और उसके ये 10 दस्तखत हो गए और ये हमारी शुभेच्छक सील लग गई। इस प्रकार से आप अंधे और विकलांग वाला जो प्रारूप घोषणा है वो भर देंगे और साथ में ये वाली ये घोषणा भर देंगे आप अंधे विकलांग की, और घोषणा के बाद आप जो सूची है उसको भी यहाँ पर एंट्री कर देंगे। चलिए अब आता है एएसडी सूची के मतदाता से ली जाने वाली घोषणा पत्र का प्रपत्र। समझ लीजिए कि एएसडी सूची क्या है। एएसडी, ए का मतलब एब्सेंटी, एस का मतलब शिफ्टेड और डी का मतलब होता है डेड। ऐसे मतदाता जो या तो अनुपस्थित हैं या स्थानांतरित हो गए हैं या मृत हो गए हैं यानी खत्म हो गए हैं, तो ऐसी एक सूची आपको निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति की जो अन्य प्रति है उसके साथ दी जाएगी। ये जरूरी नहीं कि सभी मतदान केंद्रों पर ऐसी सूची हो। अगर आपके सामग्री में ये सूची है तो इसका क्या करना है? एएसडी सूची के मतदाता ऑलरेडी चिन्हित प्रति की निर्वाचक नामावली की जो प्रतियां हैं चिन्हित और अन्य उनमें दर्ज हैं, ये अलग से नहीं है, इन्हें अलग से नहीं जोड़ा जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि जो हमारी मतदाताओं की दर्ज संख्या होती है उसमें एएसडी सूची के मतदाता भी जोड़ देते हैं। नहीं, यह केवल आपकी सहायता के लिए है। ऐसे मतदाता जिन्हें किसी कारणवश बीएलओ ने एब्सेंटी, शिफ्टेड और डेड का मार्क कर दिया है तो आप क्या करें? नंबर 1, मतदान अधिकारी क्रमांक 1 इस सूची को उठाएं और इस सूची से निर्वाचक नामावली में आपको वो नाम मिलेंगे और उनके क्रम संख्यांक एएसडी सूची पर डले रहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए बारेलाल है, बारेलाल एक एएसडी सूची में नाम लिखा है नंबर 1 पर बारेलाल और उसका क्रम संख्यांक निर्वाचक नामावली में लिखा है 245 और आगे लिखा है मृत। तो फिर आप अपनी जो चिन्हित प्रति है उसमें शीश से एक दिन पूर्व ऐसे मतदाताओं को चिन्हित कर लीजिए। 245 पर जाइए चिन्हित प्रति में और चिन्हित प्रति पर 245 में बारेलाल के सामने बना दीजिए डी यानी डेड। और ऐसा करके जितनी भी सूची में नाम है ए से एस डी सबको चिन्हित कर लीजिए शीश पेंसिल से। क्लियर? क्योंकि जब ये मतदाता आपके केंद्र पर मतदान करने आएंगे तो नंबर 1 को मालूम रहेगा कि यह मतदाता एएसडी सूची से आ रहा है। इसके संबंध में क्या कार्यवाही करेंगे? इसके संबंध में ये कार्यवाही होगी। ये ऐसे मतदाता नंबर 1 जो है मतदान अधिकारी क्रमांक 1 वो किसके पास भेज देंगे? वो भेज देंगे पीठासीन के पास। पीठासीन अधिकारी उससे एक घोषणा पत्र भराएंगे जो ये सामने आपके दिया गया है। ठीक है, इस घोषणा पत्र को भरवाकर यहाँ पर लिख देंगे, मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषणा में पुष्टि करता हूं कि मैं वही व्यक्ति हूं जिसका नाम ठीक 55 दमोह विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा तैयार संशोधित मतदाता सूची जनवरी माह की प्रथम अहकारी तिथि 2023 है ना 1 जनवरी 2023 की भाग संख्या और यहाँ क्रमांक आ जाएगा दर्ज है। मुझे ज्ञात है कि निर्वाचन के दौरान प्रतिरूपण आईपीसी के 17(1)D धारा के तहत चुनाव अपराध है और उसके इस पे दस्तखत ले लेंगे, उसका नाम लिखवा लेंगे। आप भी अपने पीठासीन दस्तखत करेंगे, मतदान केंद्र का नाम और सुबह नक्सील और दिनांक लिख देंगे और यह घोषणा हम भरवा लेंगे एएसडी के मतदाता से। जब वो यह घोषणा भर देगा तो वह सामान्य मतदाता की तरह पहुंचेगा 1 नंबर पर, फिर 2 नंबर पर, फिर 3 नंबर पर, पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए सामान्य मतदाता की तरह वोट डाल जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, नंबर 2 मतदान अधिकारी क्रमांक 2 जो है रजिस्टर में जब इसकी एंट्री करेंगे तो इसमें मार्क करेंगे एएसडी मतदाता और इस मतदाता के हस्ताक्षर के साथ साथ आप 17A रजिस्टर में अंगूठे का निशान भी लेंगे। सामान्य मतदाताओं में हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान ये ऑप्शन है, लेकिन एएसडी सूची से जो मतदाता आ रहा है उसका यह घोषणा पत्र जरूरी है। और नंबर 2 मतदान अधिकारी नंबर 2 यह ध्यान रखें कि जो मतदाता रजिस्टर है उसमें हस्ताक्षर के कॉलम में यदि वो हस्ताक्षर कर रहा है तो उसके साथ अंगूठा भी लेना है और केवल वो अंगूठा लगा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अंगूठे से ही चिन्हित हो गया। इतनी कार्रवाई ध्यान रखिएगा। अब आता है PS05। चुनाव की प्रक्रिया में यह महत्वपूर्ण प्रपत्र होता है, यह भरना ही पड़ता है, चुनाव आयोग के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और जब आप सामग्री जमा करते जाते हैं तो यह प्रपत्र आपको PS05 के नाम से आपकी सामग्री में मिलेगा। कुछ नहीं, कुछ कॉलम है, मैं पढ़ रहा हूँ। पहला है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपकी लोकसभा क्षेत्र का जो भी क्रमांक हो, यहाँ हमारे दमोह का 07 है, मैंने भरा है। मध्य प्रदेश स्टेट है और हमारी असेंबली का जो सेगमेंट है वो है 55 दमोह। आपका जो हो आप वो लिख दीजिए। फिर यहाँ मतदान पोलिंग स्टेशन का नंबर और नेम लिखना है तो 142 गवर्नमेंट PS नेमानगर दमोह। डेट ऑफ पोल 17/11 है और नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु वोटेड
एज पर आइटम 11 ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स डायरी। तो पीठासीन की डायरी में आपने जो मत लिखे हैं, जिनने वोट दिया है उनकी यहाँ संख्या देनी है। यहाँ कुल दर्ज मतदाता मत लिख दीजिएगा, यहाँ जिन्होंने केवल वोट डाली है वो मतदाता आना है। ठीक है, यहाँ पर 350 मेल है, 300 फीमेल है, टोटल 650 है। और नंबर ऑफ वोटर्स आइडेंटिफाई यूजिंग एपिक एज पर रजिस्टर्स ऑफ वोटर्स। तो जो वोटर्स का रजिस्टर है 17A, हमने उससे पता किया कि 610 लोगों ने एपिक के माध्यम से मतदान किया है और बाकी लोगों ने दूसरे अन्य दस्तावेज का इस्तेमाल किया है। नंबर ऑफ टेंडर वोट्स, यदि टेंडर वोट्स डले हैं तो फिर आप यहाँ पर उसकी संख्या लिखिए, वरना आप नील लिख दीजिए। और आई ऑथेंटिकेट द डेटा गिवन अबव, और मैं जो भी ऊपर सही और बिल्कुल सुनिश्चित डेटा दिया गया है, ठीक है, उस पर आपको अपने दस्तखत करना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। और नीचे का ये जो भाग है, ठीक है, यह भाग नहीं भरना है, इसे कलेक्शन सेंटर उपस्थित अधिकारी द्वारा भरा जाता है, इसको मत भरिएगा और आपका PS05 भर जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, ताकि आप इसे आसानी से भर सकें। चलिए अब आते हैं हम आगे। तो इतने प्रपत्र आपको जो है मैंने बता दिए हैं। अब आप अभिलिखित मतों का जो लेखे का प्रपत्र है वो मेरे वीडियो में जाकर देख लीजिए। मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति कैसे करेंगे, इसका वीडियो भी मेरी प्लेलिस्ट में है चैनल पर, उसमें आप जाकर के देख लीजिए कि कैसे मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति में कौन से प्रारूप भरेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बता दी हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इस वीडियो के माध्यम से निश्चित ही अपने कार्य को कुशलता से और कम समय में जल्दी निपटा लेंगे। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार, और साथ साथ दीपक हलवी सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे इस काम को करने के लिए प्रेरित किया। नमस्कार, धन्यवाद।